हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ इंस्टीट्यूट। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 शुरू किया है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कल हमने कहाँ तक उसमें 5 टर्म्स पढ़ ली थी ड्राइंग तक। उससे आगे हम पढ़ेंगे आज लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होता है ये मैं आज आपको समझाऊंगी। लायबिलिटी होता है जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, एक्सटर्नल पार्टी से जब हम पैसे उधार लेते हैं इन स्पाइट ऑफ प्रोप्राइटर्स, तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे लायबिलिटी कहते हैं। सपोज करिए आपने कोई भी मशीन है वो उधार खरीदी है, तो वो क्या होगी? आपके लिए एक लायबिलिटी हो गई, और वो आपके क्रेडिटर्स हो गए जिनको आपको मशीन के पैसे क्या करने हैं? पे करने हैं। तो लायबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट, वो मनी ऑफ अमाउंट जो आपको इन फ्यूचर पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने उसको अभी उधार पे ले लिया है, लेकिन इन फ्यूचर आप लायबल हैं उसको पे करने के। वो सारी चीजें किस में आती है? हमारी लायबिलिटीज में आती हैं। लाइक आपने बैंक से पैसे उधार ले लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट सपोज करिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? वो एक लायबिलिटी है। अनपेड वेजेस, अभी आपने वेजेस पे नहीं करे हैं अपनी एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को आपने क्या करा है? वर्कर्स को आपने वेजेस पे नहीं करे हैं, तो वो अनपेड वेजेस किस में आएंगी? वो आपकी क्या हुई? लायबिलिटीज हो गई। आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपको एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने किसी से पैसे उधार ले लिए, 10 लाख रुपए आपने उधार ले लिए अपने काम करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो कौन हो गए आपके? जिनसे उधार लिया आपने वो आपके क्रेडिटर्स हैं। तो वो क्रेडिटर्स कौन हो गए? आपकी लायबिलिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि आप उन पैसों को वापस करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी कुछ नहीं, एक तरीके से आपकी जिम्मेदारी है, आप उस चीज को पे करना है। आपको उधारी पर लिया हुआ कोई भी सामान जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो आपकी क्या चीज होती है? लायबिलिटी, जिसको आपको इन फ्यूचर पे करना है। चाहे 1 साल में पे करना पड़े, चाहे 2 साल में पे करना पड़े, जो भी टाइम लिमिट आपको क्रेडिटर्स ने गिवन की है, उस टाइम लिमिट में जो भी अमाउंट आपको पे करना है वो हमारा किस चीज में आता है? लायबिलिटी में आता है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है कि इन फ्यूचर आपको वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ लायबिलिटी? मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है कि लायबिलिटी क्या होता है। मैं फिर एक बार आपको रिपीट करती हूँ, जो भी पैसा हम उधार लेते हैं बाहर वालों से, वो लायबिलिटीज के अंदर आता है। उनको हम क्रेडिटर्स यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट हेडिंग्स भी आ सकती हैं, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, अनपेड वेजेस, ये सारी टर्म्स जो है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है? अभी तक आपने पैसे पे नहीं करे हैं, आपको पे करने हैं इन फ्यूचर, तो वो चीजें किस में आती हैं? वो सब लायबिलिटी हैं। तो सिंपल वर्ड में क्या? वो ऐसा पैसा जो आपने अभी उधारी पे ले रखा है और आपको इन फ्यूचर उसे पे करना है, वो सारी चीजें हमारी लायबिलिटी में आती है। ठीक है, अब लायबिलिटी कितने तरीके की होती है? लायबिलिटीज होती है इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज समझते हैं पहले। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है? तो इंटरनल लायबिलिटीज होती है जब हम पैसा प्रोप्राइटर्स से लेते हैं, इन्वेस्टर्स से लेते हैं, जो हम पैसा, जो मतलब जिसका बिजनेस है, ओनर है। ठीक है, तो हमने ओनर से पैसा लेके, बिजनेस चल रहा है उसका, तो बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो बिजनेस ने अपने को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोप्राइटर से जो पैसे लिए हैं उधार, ठीक है, वो आते हैं इंटरनल लायबिलिटीज में। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर का एक फिक्स अमाउंट था, फिक्स कैपिटल थी कि वो 1 करोड़ रुपए में बिजनेस शुरू करेगा। ठीक है, उसने क्या किया? प्रोप्राइटर ने 1 करोड़ रुपए बिजनेस को दे दिए और बिजनेस शुरू हो गया, लेकिन वो पैसे कम पड़ गए। अब बिजनेस को थोड़े से और पैसे चाहिए, तो उसने सोचा बिजनेस ने कि मैं बाहर वालों से पैसे क्यों लूं, मैं प्रोप्राइटर से ही पैसे ले लेता हूं। तो उसने प्रोप्राइटर से 20 लाख रुपए और उधार ले लिए। तो वो प्रोप्राइटर जो है वो इंटरनल पार्टी है बिजनेस के लिए, तो इसीलिए वो क्या हो गई? इंटरनल लायबिलिटीज आ गई। ठीक है, सिर्फ प्रोप्राइटर ही हैं जो इंटरनल लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, जब बिजनेस अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे प्रोप्राइटर से उधार लेता है, उसे हम इंटरनल लायबिलिटीज में मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ आपको इंटरनल लायबिलिटीज? अब आते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे। अब प्रोप्राइटर के अलावा जो भी बाहर की पार्टीज हैं, क्रेडिटर्स हुए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हुए, जो भी हमारे बिजनेस में, वो सब किस में आते हैं? हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आते हैं। मतलब जो हम पैसा बाहर वालों से उधार लेते हैं प्रोप्राइटर के अलावा, वो सारी पार्टीज किस में आती हैं? वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आती हैं।
ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। आपको पैसे आपने उधार लिया किसी से भी, उसकी एक टाइम लिमिट दी, वो 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। ये किस में आएंगी लायबिलिटीज? ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगी। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको इसको वापस करने में, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी हो गई? जिनका टाइम, जो भी रिपेबल टाइम होता है, टाइम ऑफ स्पेन होता है, वो 1 साल से ज़्यादा होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको विद इन 1 ईयर आपको दोबारा वापस करनी पड़ती हैं या पे करनी पड़ती हैं। आपने सपोज करो क्रेडिटर से पैसे लिए, लेकिन उसने आपको टाइम लिमिट दी कि आपको मुझे ये 1 महीने में क्या करना, वो 1 साल में क्या करना है, वापस देना है, ठीक है। तो आप जब आप वो अमाउंट 1 साल में वापस कर देंगे तो वो किस में आएगा? करंट लायबिलिटीज में आएगा। इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें टाइम लिमिट 1 साल की होती है। सीधा सीधा बस ये समझ लीजिए, वो लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर आपको वापस पे करनी है, वो लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में आती हैं। और ऐसी लायबिलिटीज जिनका टाइम स्पेन 1 साल से ज़्यादा होता है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आती हैं। मैंने ये आपको सारी टर्म्स जो हैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो कि लायबिलिटी क्या होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है जो हमें पे करनी होती है। लायबिलिटीज 2 तरीके की होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज में प्रोपराइटर आते हैं, जो हम बिजनेस चलाने के लिए पैसा प्रोपराइटर से ले रहे हैं, वो इंटरनल लायबिलिटीज में आएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में जब हम बाहर, बिजनेस से बाहर वाले जो लोग होते हैं, उनसे जब हम पैसा ले रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए उधार, वो किस में आएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आएंगे, लाइक बैंक्स, लाइक क्रेडिटर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा टाइम मिलता है हमें उन्हें वापस करने के लिए, और करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। क्लियर? ओके, क्लियर है आपको ये सब? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? लायबिलिटीज। अब हम क्या पढ़ेंगे? असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स होते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी। बिजनेस की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, पोजेशन, जिस चीज़ पे बिजनेस का हक होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो असेट्स क्या होता है? असेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, पोजेशन होता है, जिस पे बिजनेस का हक होता है, उन चीज़ों को हम असेट्स कहते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस क्या करता है? पैसे कमाता है और प्रॉफिट कमाता है और बेनिफिट कमाता है, उन चीज़ों को हम असेट्स कहते हैं। असेट्स को यूज़ करके ही बिजनेस फ्यूचर में, या फिर जो बिजनेस चल रहा है, वो असेट्स की ही हेल्प से बेनिफिट कमा रहा है, फ्यूचर कमा रहा है, और जो कैश जनरेट कर रहा है वो असेट्स की हेल्प से ही करता है। तो असेट्स क्या है? असेट्स वो चीज़ है जिस पे बिजनेस का पोजेशन है, जिस पे बिजनेस का हक है, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उनको हम असेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, लाइक बिल्डिंग, डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, और क्या आ सकते हैं इसमें? स्टॉक आ सकता है, बैंक बैलेंस आ सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये असेट्स के एग्जाम्पल हैं। प्लांट एंड मशीनरी, क्यों? क्योंकि बिजनेस मशीनरी, और जो जहां पर मशीनरी सेटअप है, तो प्लांट मशीनरी को यूज करके क्या कर रहा है? बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, बेनिफिट कमा रहा है, इस चीज पे बिजनेस का क्या है? हक है। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में उसका बिजनेस सेटअप है, अगर बिल्डिंग ही नहीं होगी तो बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है, तो इससे भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। डेटर्स, जैसे कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम पैसा लेते हैं, और डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जो हमसे पैसा लेते हैं। क्लियर हुआ? तो डेटर्स भी हमारे लिए क्या है? असेट्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे पैसा ले रखा है, इन फ्यूचर वो हमें पैसा वापस देंगे, हमारे पास कैश आएगा,
ठीक है। बिल्स रिसीवेबल भी वैसे ही होते हैं जिन लोगों से हमें पैसे लेने होते हैं। और स्टॉक, जो हमारे पास हमने जो प्रोडक्शन कराया है, जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, तो वो स्टॉक क्या है, हम कभी भी बेच सकते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो वो जो चीज़ें जिनसे बिजनेस, वो सारी चीज़ें जिससे बिजनेस बेनिफिट कमा सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है, जिसपे उसका हक है, पोजेशन है, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, वो सब असेट्स के हेड में आते हैं, असेट्स के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ आपको असेट्स? बहुत ही सिंपल मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं असेट्स कितने तरीके के होते हैं। असेट्स होते हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर आते हैं टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। करंट असेट्स के अंदर क्या आते हैं? करंट असेट्स है, फिर सेकंड एंड देन थर्ड है फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। तो हम पहले समझेंगे नॉन करंट असेट्स कौन से होते हैं। नॉन करंट असेट्स वो होते हैं जो कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। इनको क्या हम विद इन अ 1 ईयर ना डिसॉल्व नहीं कर सकते, इनसे हम बहुत इजीली इसको कैश में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, वो होते हैं हमारे नॉन करंट असेट्स। लाइक इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम, बिल्डिंग का ले लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का ले लेंगे, मोटर व्हीकल्स का ले लेंगे। ये सब क्या चीज़ें हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको हम कैश में डिसॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन करंट असेट्स में आती है। अब नॉन करंट असेट्स भी 2 तरीके के होते हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो आते हैं हमारे टेंजिबल असेट्स में। लाइक प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब किस में आएंगे? हमारे टेंजिबल असेट्स में आएंगे, क्योंकि हम इनको देख सक रहे हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें दिख रही है, तो वो सब होते हैं टेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल असेट्स में क्या आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल? प्लांट एंड मशीनरी, हाँ, मोटर व्हीकल्स, और क्या आ जाएगा इसमें? फर्नीचर। ये किस में आ जाएंगे? टेंजिबल असेट्स में। ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं, इनको हम छू सकते हैं और हम देख सकते हैं, इसलिए ये टेंजिबल असेट्स में आएंगे। अब इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते और जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो बिजनेस के लिए असेट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या आएगा? उसके एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके एग्जाम्पल्स आएंगे लाइक गुडविल। गुडविल को आप देख सकते हैं, किसी कोई बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, तो वो किस में आता है? इनटेंजिबल असेट्स। क्यों? क्योंकि इसे ना हम देख सकते हैं, ना हम इसे छू सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। हम उस बिजनेस के जैसा करना चाहते हैं, या कोई भी पर्सन है उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसका नाम लेते ही सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम गुडविल को छू सकते हैं? क्या हम गुडविल को देख सकते हैं? नहीं। ठीक है, ऐसे ही ट्रेडमार्क और एक्सेट्रा। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजें किस में आती हैं? इंटेंजिबल असेट्स में। ये एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन इन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते, इसीलिए ये इंटेंजिबल असेट्स में आ गई। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का डिफरेंस और नॉन करंट असेट्स का। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं कैश में, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स एंड फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, ये सब आते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे करंट असेट्स क्या होते हैं। करंट असेट्स हमारे वो असेट्स होते हैं जिनको हम इजीली और विद इन अ 1 ईयर क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं कैश में। ठीक है, विद इन अ 1 ईयर हम इसको हम, अगर हमें कैश की जरूरत पड़ गई बहुत अर्जेंसी, तो हम इसको डिसॉल्व करके
करंट असेट्स को बेच के हम इजीली पैसा ला सकते हैं, कैश ला सकते हैं और हम उसे अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। लाइक डेटर्स, हमने किसी को उधार दे रखा है, ठीक है, 5 लाख रुपए किसी को उधार दे रखे, अब हमें चाहिए तो हम उससे कह सकते हैं भाई हमारे पैसे वापस दे दीजिए। तो क्या हुआ, वो इजीली पैसा क्या हुआ, हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो गया। बिल्स रिसीवेबल हुए, ठीक है, डेटर्स हुए, स्टॉक, हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हम जब चाहे उसे बेच सकते हैं और उससे पैसे ला सकते हैं। तो करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनको हम विद इन 1 ईयर बेच के कैश ला सकते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फाइनल पॉइंट्स इज फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता बिजनेस के लिए, उनसे कोई वो बेनिफिट या कोई प्रॉफिट नहीं कमाते वो बिजनेस के लिए, लेकिन वो उनकी असेट साइड ही आते हैं और असेट्स की तरह ही उनको हम देखते हैं बिजनेस में और असेट्स की तरह ही उसे हम यूज करते हैं। लाइक फिक्टिशियस असेट्स में क्या आएगा, फिक्टिशियस असेट्स का एग्जांपल है लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में हेल्प करते हैं। जब वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को करेंगे तो बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होगा, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होगा तो क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो वो बिजनेस के लिए ही बेनिफिशियल है, लेकिन वो डायरेक्ट वे में बिजनेस को हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस है एक तरीके से, लेकिन उनको हम मानते हैं और यूज करते हैं कैसे, एज असेट्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स। अब मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी वे में समझाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।